एवरीवन, मैं रवि कुमार और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मेहनत से उसके पीछे लगे होंगे। तो आज जो हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और बायोलॉजी के लिए 2026 में जो एग्जाम्स में जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम्स में आता है। तो इसलिए इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को और जो जो इसमें मेन पॉइंट जो है वो सारे चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग फोकस करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जितने भी क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर आया हुआ है तो धीरे धीरे उस चीज़ों को भी अब करा दिया जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जब और टॉपिक्स हमारे माइंड में होगा, एक माइंड मैप बना के रखेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आराम से इजी वे में हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए सभी टॉपिक्स को माइंड में मैप बनाकर रख लेना है। तो देखिए, सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग को टोटल 8 टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करना है। कितने टॉपिक पर? 8 टॉपिक्स पर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो इस टॉपिक का नाम है सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है वो आपको इसमें पूरा डिटेल और इसको बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड टॉपिक इसमें मैं पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड वन पढ़ना है हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फोर्थ में हम लोग को पढ़ना है गेमेटोजेनेसिस। फिफ्थ में पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सिक्स में पढ़ना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। एंड 7 में हम लोग जानेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड लास्ट वन पढ़ेंगे हम लोग पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन। दिस 8 टॉपिक्स आर डिस्कशन in this human reproduction chapter and to there for 2026 board examination। तो हम लोग आज पहला कंसेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको पढ़ने से पहले कुछ और बेसिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है रिप्रोडक्शन का, और रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चा अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन का कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो बता सकता है? सबसे पहले जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर क्वेश्चन अराइज किया जाए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो क्या जवाब देंगे? तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं और फॉर स्पीसीज जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन का ये भी हमारा एक डिफिनेशन हो सकता है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग फॉर स्पीसीज जनरेशन। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं और कि रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या फिर बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चा दो डिफिनेशन आप याद रख सकते हो। जो धरती पे जितने भी अर्थ के ऊपर में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो सारा जीव जंतु अपने लाइफ को में रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पीसीज है अर्थ के ऊपर, वो जनरेशन बाय जनरेशन जन्म ले सके और स्पीसीज अर्थ के ऊपर में बचा रहे। समझ में आ गया? जैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों जरूरी है?
ठीक है, अगर पूछ ले व्हाई द रिप्रोडक्शन आर इम्पोर्टेंट और एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हम जवाब दे सकते हैं क्योंकि लाइफ जो होता है किसी भी जीव जंतु का, अर्थ के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, 9th क्लास में हम लोग पढ़े एक चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपको 5 किंगडम पढ़ाया गया, दे आर द 5 किंगडम्स डिफाइंड बाय द आर.एस. व्हिटेकर साइंटिस्ट। तो उसमें हम लोग देखे थे 9th क्लास में कि उसमें कि 5 किंगडम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करके रख दिया गया, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सब रिप्रोडक्शन करता है। क्यों रिप्रोडक्शन करता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर में अपने जो उनका प्रजाति है उस प्रजाति अर्थ पे बच के रह सके, क्योंकि सभी एक जीव जंतु का अपना लाइफ स्पेन होता है। एक समय के बाद जैसे इंसान का जन्म होता है तो 70 साल, 80 साल, 100 साल में इनका देहांत हो जाता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर मरने के बाद उनका जनरेशन कैसे चलेगा? इसलिए जनरेशन आगे चले, स्पीसीज, प्रजाति जो है वो अर्थ के ऊपर में बचा रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन इज द इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। धरती पे प्रजाति को बचा के रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जो गॉड गिफ्टेड है। क्लियर हो गया? तो आप याद रख सकते हैं डिफिनेशन, ये डिफिनेशन पे आप लिख सकते हैं और इजी पे में एक लाइन में याद रखना है, तो रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन हम लोग अब देखते हैं और थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है आप लोग पहले पढ़े हैं क्लास 10th में कि रिप्रोडक्शन को 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिवाइड किया गया था। रिप्रोडक्शन को 2 मोड्स में डिवाइड कर दिया गया था, 10th क्लास में पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड और दूसरा पढ़ाया गया था आप लोग को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट किए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो होता है ह्यूमन क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और आपको पता है कि जितने भी यूनिक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, एज वेल एज कुछ यूकैरियोटिक भी ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल फॉलो करता है, बट ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। तो हम लोग को एसेक्सुअल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू ऑफस्प्रिंग और बेबी को बॉर्न करता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसके बाद थोड़ा सा और इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। देखिए हम लोग बात करें ह्यूमन का, तो क्रोमोसोम किसका जानेंगे? ह्यूमन का। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है ह्यूमन में? चाहे ह्यूमन में अगर मेल हो या बात करें कि फीमेल हो, तो मेल फीमेल बोथ दोनों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। 23 पेयर्स। अगर हम बात करते हैं इसी का सिंगल अगर करेंगे तो 46 सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल में 46 और अगर पेयरिंग कर देंगे तो वही 23 हो जाएगा। क्लियर? आप सभी को पता ना एक पेयर में 2 होता है, तो पेयर में तो 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23, क्योंकि पेयर बन रहा है। समझ में आ गया? अब आ जाइए इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में पहला बात याद कर लेना है कि जो हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम लोग ऑटोसोम के नाम से, ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी का ये 22 पेयर्स क्या काम करता है? बॉडी में ये क्या करेगा? ग्रोथ का काम करेगा, बॉडी को मेंटेन करेगा, ये सारे बहुत सारा फंक्शन जो ऑटोमेटिक फंक्शन बॉडी में हो रहा है उसका काम 22 पेयर्स का होता है। इस 22 पेयर्स के मदद से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट रिप्रोडक्शन होने के बाद बॉडी जो होता है बच्चे का उसको मेंटेन करता है, ग्रोथ कराता है। एक पेयर हम लोग का बचा हुआ है, उसके बिना, क्रोमोसोम के बिना 23rd पेयर जो होता है, 23rd नंबर ऑफ जो पेयर है, ई पेयर जो है, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम होता है ह्यूमन के अंदर में, जिसके अंदर में डीएनए, जेनेटिक मटेरियल और इसी के अंदर में कैपेसिटी होता है कि बेबी बॉर्न कराने की। जो मेल के अंदर में XY क्रोमोसोम स्पर्म के रूप में आता है और फीमेल के अंदर में क्या होता है? ओवम के रूप में आता है, जो XX क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो XY और XX क्रोमोसोम अगर ह्यूमन मेल फीमेल में नहीं होगा तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए 23rd नंबर पेयर जो ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें, अब आपको पता ही है कि मेल का बात करें या फीमेल का बात करें
तो मेल के अंदर में ये क्रोमोजोम जो होता है और फीमेल के अंदर में जो क्रोमोजोम होता है वो डिफरेंट होता है। मेल के अंदर में जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम का नाम होता है एक्स वाई क्रोमोजोम। एक पेयर बन गया ना, एक्स एक और पेयर वाई के साथ बना रहा है ना, तो एक पेयर हो गया। इसी तरीके से फीमेल में कौन क्रोमोजोम, एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। क्लियर। अब आपको पता है कि एक्स और एक्स का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है बच्चा, गर्ल्स का बॉर्न होता है, यानी कि बेबी गर्ल। और जब बाय और एक्स फीमेल की तरफ से तो हमेशा एक्स आते हैं, जब डिफरेंट क्रोमोजोम होगा तो बॉय का बॉर्न होगा, यानी बेबी बॉय। जब सेम क्रोमोजोम होता है तो गर्ल का जन्म लेता है, और जब डिफरेंट क्रोमोजोम होगा तो बॉय का। देखो लड़का लड़की यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी बात करें, वो भी 23rd नंबर ऑफ क्रोमोजोम में रिप्रोडक्शन के मदद से वो पता चलता है कि लड़का है या फिर लड़की है। क्लियर हो गया। तो हम लोग को जो बेसिक कंसेप्ट में जानना है, इसी तरीके का और बहुत सारा पॉइंट है। हमने देखा कि मेल फीमेल के क्रोमोजोम से बॉय गर्ल पर जन्म ले लिया, पर हुआ कैसे, उसमें बहुत सारा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को बेसिक कंसेप्ट में, उस टर्म्स को हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट में और टर्म को जानने के लिए। तो सबसे पहला अगर बेसिक कंसेप्ट का टर्म्स का बात करें बच्चा, कौन कौन सा टर्म जो बायोलॉजिकल टर्म्स होगा उसको याद करना होगा। इसको याद करके रखिए, क्योंकि इसके बिना रिप्रोडक्शन में आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। चलो, तो सबसे पहला जो हम लोग टर्म का बात करते हैं, इसका नाम है गेमेटोजेनेसिस। पता है गेमेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं? चलो देखो, तो गेमेटोजेनेसिस होता क्या है, इट इज द फर्स्ट प्रोसेस जो ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों के अंदर में, आपको पता है कि मेल फीमेल के जो बॉडी में जो क्रोमोजोम होते हैं एक्स वाई, जिसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है, और इस कारण ह्यूमन बीइंग को यूनिसेक्सुअल भी कहा जाता है। पता है, एक्स वाई जो क्रोमोजोम होता है ना बच्चा, और एक्स एक्स क्रोमोजोम जो होता है, इस कारण ह्यूमन बीइंग को यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। अब इसी पे डिस्कशन करेंगे, यही एक्स वाई क्रोमोजोम है, इस पे हम लोग गेमेट के बारे में जब बात करेंगे। देखो, तो गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। गेमेटोजेनेसिस क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। बॉडी के अंदर में मेल और फीमेल में गैमेट्स बनाना स्टार्ट करेगा। हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में स्टार्ट हो जाएंगे मेल और फीमेल दोनों में। कब होता है, तो आप सबको पता है कि बॉडी में गैमेट का चेंज होता है प्यूबर्टी एज में। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी एज समझते हो ना सब, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो इन्फेंट होते हैं, और जब आफ्टर 10 ईयर 12 ईयर के बाद हमारा प्यूबर्टी एज आता है, उसके बाद हमारा एडोलेसेंस एज आता है, और फिर हम लोग 18 साल बाद एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस एज में को भी टीनेजर एज भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि गैमेट्स का फ्यूजन, यानी गैमेट्स का जो फॉर्मेशन कब होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन कब होगा, आफ्टर प्यूबर्टी एज। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाएगा तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो इसके बाद मेल के अंदर में स्पर्म, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, इसका जो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पर्म मैच्योर हो जाएगा और ओवम में मैच्योर हो जाएगा आफ्टर प्यूबर्टी एज स्टार्ट। जैसे स्टार्ट होगा प्यूबर्टी एज तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्लियर, समझ में आ गया। फिर बताएं, गैमेटोजेनेसिस के बाद जिसका नाम होता है इंसेमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है बॉडी में जो मेल के स्पर्म है, स्पर्म ट्रांसफर टू द जेनिटल बोल सकते या यूट्रस ट्रैक्ट। यूट्रस का जो ट्रैक्ट होता है जहां पर स्पर्म जाकर फर्टिलाइज करेगा, उस ट्रैक्ट के ऊपर में वो चल जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि जो स्पर्म है बॉडी में, कॉपुलेशन मेटिंग के समय वो अपना जहां पहुंचना है उसको, क्योंकि ये मूविंग करता है,
ठीक है, सेल सर्वाइव ना है, जिंदा ना है, तो ये मूव करेगा और वहां जहां इसको पहुंचना है यूट्रस ट्रैक को जाकर ट्रैक वहां कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का पहला जैसे देखें गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस जिस तरीके से हम लोग क्या पढ़े कि इंसेमिनेशन पढ़े। इसके बाद तीसरा प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो मेल और फीमेल का गैमेट्स होते हैं, मेल के अंदर में स्पर्म और फीमेल के अंदर में ओवम, उन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उस फ्यूजन होने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक किसी भी तरह का ऑफ स्प्रिंग का जन्म हम सोच नहीं सकते। तो फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। देखो बच्चा, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद फिर से एक नया पार्ट बनाएगा जिसके अंदर में बेबी स्टार्ट हो जाएगा बनना। उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, जो 4 टर्म में पढ़ना है, इसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। देखिए, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जाइगोट फॉर्मेशन कर जाएगा कहां पर? फीमेल के बॉडी के अंदर में, और फीमेल के अंदर बॉडी में जब ये कर जाएगा तो एक पार्ट बनाएगा चौथा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या नाम होता है? ब्लास्टोसिस्ट। देखो ये सब टर्म जो है ना बच्चा, उसको बिल्कुल याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा आगे जब पढ़ाएंगे तो अच्छा से समझ में नहीं, अगर याद नहीं होगा तो, या हो सकता है पूरा कॉन्सेप्ट गायब हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट देखो, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? ये डेवलपमेंट होना, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, फॉर्मेशन करेगा ब्लास्टोसाइस्ट का और डेवलप करके आगे प्रोसेस बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो चारों पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बता जल्दी से, कुछ पूछना? गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, अब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट बेबी करने के लिए। अब आ जाते हैं इसके बाद, अगर हम बात करते हैं पांचवा जो टर्म पढ़ना है 5 नंबर, जिसका नाम है इम्प्लांटेशन। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है? इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है तो बॉडी के अंदर में जो यूट्रस बॉल होता है, बॉल समझते हैं ना? देखिए, इम्प्लांटेशन का मतलब होता क्या है? जो फीमेल के बॉडी के अंदर में यूट्रस बॉल होता है, उस यूट्रस बॉल के ऊपर में ये जो ब्लास्टोसिस्ट और क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा जाके, यानी यूट्रस बॉल के साथ अटैचमेंट कर लेगा। ठीक है, अटैचमेंट करने के बाद क्या करेगा? उसका बॉडी, क्योंकि एक पाइप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना रिप्रोडक्शन का, तो क्या हो गया? वो इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन कर लेगा यूट्रस बॉल के ऊपर अटैच करके और आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेगा। समझ में आया कि फिर बताएं? इम्प्लांटेशन का ही मतलब होता है क्या? कि किसी जगह पर जाकर कोई चीज का एडिट हो जाना, एडिशन कर लेना, जुड़ जाना। तो इसलिए इस पॉइंट का नाम रखा गया इम्प्लांटेशन। उस यूट्रस बॉल के ऊपर में जो दीवार बना होता है फीमेल के अंदर में यूट्रस बॉल का, उसके ऊपर में अटैचमेंट कर लेगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, इसका नाम, चल देखो, गेस्टेशन का मतलब होता है टाइम। कौन सा टाइम बच्चा?
गेस्टेशन का मतलब होता है एक टाइम। तो कौन सा टाइम? जिस टाइम में बच्चे पूरे बॉडी में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, दो बेबी आर यंग बन, एक बच्चा पूरा का पूरा बॉडी में डेवलप होगा। अब जैसे देख लो, आपको पता है कि अगर हम लोग तो पढ़ रहे हैं ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन होगा उसको जन्म लेने में नॉर्मली 9 महीने का समय लगता है कि नहीं? 9 मंथ का। अगर बात करते हैं हम लोग एलिफेंट का, एलिफेंट भी एक एनिमल है, और एलिफेंट का जो ये गेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 मंथ्स का होता है। तो हर जानवर का, इंसान का अगर बात करें और जानवर का बात करें, तो सभी का जो गेस्टेशन टाइम ऑफ पीरियड्स होता है वो डिफरेंट होता है कि नहीं होता है? हम लोग का जन्म 9 महीने में हो रहा है, तो हाथी के बच्चे का जन्म 22 महीने में होगा। तो अलग अलग जीव जंतु अलग अलग टाइम ऑफ गेस्टेशन पीरियड होता है। क्लियर हो गया? तो द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यंग बर्न, ठीक है, उस टाइम को हम लोग गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन टाइम कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है पार्चुरेशन। क्या नाम है? पार्चुरेशन। 7 नंबर पॉइंट, जिसका पॉइंट का नाम है पार्चुरेशन। तो गेस्टेशन पीरियड में हम लोग ने देखा कि इसमें टाइम होता है मेल के अंदर में, ह्यूमन में 9 मंथ्स का, उस टाइम को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसी तरीके से इसके बाद होता है पार्चुरेशन पीरियड, इसको कहते हैं डिलीवरी टाइम। इसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी टाइम, यानी बेबी जब बॉर्न हो जाएगा, यानी जो माँ को जो गर्भवती थी, कोई भी फीमेल या उसके बाहर अब बेबी बॉर्न होकर आ जाएगा, उस टाइम को, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? पार्चुरेशन, डिलीवरी टाइम। ठीक है, अब डिलीवरी होने के बाद क्या होगा जी? इसके बाद का पॉइंट कौन बताएगा? जब बच्चा जन्म ले लिया तो क्या करेगा? पार्चुरेशन के बाद जिंदगी स्टार्ट हो गई। समझ में आ गया? हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आप बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको पहले किसी तरह से ठंड के दिन में खासकर उसको पोछा जाता है, और गर्मी तब होता है, और जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है, आपको पता है जो भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो पूरा दम एसी वाला सब सेटअप है, तो अंदर एसी पूरा ठंडा रहता है, तो उसको पोछा ही जाता है, नहलाते नहीं है, क्योंकि बच्चा जन्म लिया है, वाटर उसके बॉडी पे जाएगा, वाटर के पानी के में बहुत सारे चीजें, इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए कपड़े को दम न्यू कपड़ा से उसको बॉडी को पोछ दिया जाता है। ये बहुत सारा गंदा ना, ब्लड है, पानी है, बहुत सारा लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद उसको फिर रोना चाहिए। बच्चा नहीं रोएगा तो क्या होगा? तो दिक्कत हो जाएगा, हो सके गूंगा हो या ना रोए, बोल नहीं रहा हो, रो नहीं रहा हो, कुछ बॉडी फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो हाँ, चूटी काटा जाता है इसलिए क्योंकि रोए, पता चले बच्चा है, सरवाइव कर रहा है, क्योंकि उसी समय उसका आवाज खुल जाएगा। माँ के पेट में तो रो नहीं पाया 9 महीना, बाहर निकल के जब पहला बार बोलेगा तो उसका वोकल कोड ओपन हो जाएगा, यानी कि वो बोलना अब आगे बड़ा हो जाएगा तो बोलेगा। इसका मतलब होता है, अब देखो, बच्चा जन्म ले लिया तो नहा धो के खाना खाएगा नहीं जी। बच्चे माँ के पेट में थे, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े कि प्लासेंटा एक ऐसा पार्ट होता है इन द प्रेगनेंसी एज में, फीमेल के बॉडी में डेवलप होता है, जो खाना, एनर्जी को बच्चे के पास पहुंचाएगा, और जो बच्चा को एनर्जी चाहिए वो माँ के पेट में जो खाएंगी वो उससे जाएगा। ठीक है, तो प्लासेंटा एक पार्ट होता है जो ट्रांसमिट करता है इन सब चीजों को, एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बच्चा को जब जन्म ले लिया तो पेट में तो है नहीं कि अब प्लासेंटा तो निकल जाएगा डिलीवरी के बाद। तो लैक्टेशन का काम क्या होता है? लैक्टेशन का मतलब होता है बच्चे को अब जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। अब जन्म लिया तो खाएगा पिएगा कि नहीं खाएगा पिएगा? अब उसको दाल रोटी चावल नहीं खिलाएंगे, गर्मी है तो आइसक्रीम नहीं खिला देंगे, क्या खिलाएंगे? उसको माँ का दूध चाहिए। तो इसलिए लैक्टेशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिल्क फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग भी आप बोल सकते हो। बच्चा जन्म ले लिया तो भूखा रखेंगे? जन्म के बाद पूरा हॉस्पिटल में लड़का होगा तो मिठाई बांटेगा, होगा बाप जी बांटेगा, नहीं बांटेगा उसके पिता, और बच्चा भूखा रहेगा। तो बच्चा को इस रिप्रोडक्शन के पार्चुरेशन टाइम के बाद क्या चाहिए? उसको न्यूट्रिशन चाहिए।
और न्यूट्रिशन कौन देगा? माँ का दूध देगा उसको। आप सभी को पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है 1 दिन से लेके 6 महीना तक बच्चे को कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ माँ का दूध पीकर, क्योंकि माँ के दूध में बहुत एनर्जी है और उस एनर्जी से वो अपने आप को क्या करता है, बॉडी बच्चे का धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। समझ में आ गया? हाँ, तो कुछ ऐसा होता है कि माँ के दूध के अलावा बच्चे, होता है कि किसी को अगर मान लो कोई बीमारी है माँ को जिससे मिल्क फीड नहीं करा सकती माँ, तब बच्चे के लिए दूध का एक अलग अलग तरह का बच्चे का बॉडी के हिसाब से एक पाउडर बनाया गया और उसको पिलाया जाता है, तो बच्चे को तो एनर्जी चाहिए ना। छोटा चाहे किसी का हो, इंसान का नहीं बच्चा, अगर कोई पशु पक्षी का बच्चा होता है, जैसे आप मान लो कि कोई डॉग ही लिया है जो बहुत छोटा है, तब उसको क्या करेंगे? गाय का दूध पिलाएंगे, पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? उसी तरीके से छोटा बच्चा जो है, गाय भैंस का दूध नहीं पिला सकते तो हम छोटा बच्चा, तो हम उसके लिए अब पिलाते थे पहले, अभी ना पाउडर वाला डब्बा वाला दूध आ गया है, अब पिलाया जाता। आप क्या बता रहे हैं? अब का वैसा जनरेशन नहीं है। अब पहले ही जन्म लिया हॉस्पिटल में बच्चा को आदत दे दिया डब्बा वाला दूध। पहले डब्बा का दूध बनता था क्या? नहीं बनता था। आज से 50 साल पहले कहाँ डब्बा का दूध था? ये तो नया नया जनरेशन है क्या डब्बा का दूध पी के बाल बच्चा डब्बा जैसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बुद्धिये नहीं खुल रहा है, डिब्बा वाला दूध पी कर। गाय भैंस का दूध पियो, भैंस का दूध पियो, सही बता रहे हैं। अब गाय जो दूध डब्बा वाला पी रहे हैं, जो बच्चे जो जन्म लेते ही बच्चे जो डब्बा वाला दूध का उपयोग कर रहे हैं, पी रहे हैं, उसको पिलाया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, तो कितनों तो है वो पाउडर थोड़ी ना, गाय के दूध का उसको पाउडर बनाया गया, वो तो केमिकल से बना हुआ ना। तो केमिकल खाइएगा तो बॉडी पे इफेक्ट तो होगा ही होगा। क्या नेचुरल चीज और केमिकल का चीज में बहुत फर्क होता है। तो जो माँ का दूध है वो प्योरली और बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के लिए। समझ में आ गया? क्लियर? तो देखिए, ये अभी आपका टर्म बेसिक कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया। ये 8 पॉइंट हमने जो पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस, सीमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हम लोग ने देखा इम्प्लांटेशन, फिर देखा गैस्ट्रेशन, फिर देखा पार्चुरेशन, लास्ट वन लैक्टेशन। ये 8 जो टॉपिक्स हमने देखा, ये 8 टॉपिक आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टार्टिंग करने के लिए, और साथ ही साथ ये पूरे प्रोसेस के द्वारा ही अभी देखें कि बेबी का बॉर्न हुआ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में और अगले क्लासेस में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है।